हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मेरा नाम डॉक्टर रियाज बशीर वानी है। मैं केमिस्ट्री का फैकल्टी हूं विद्यापीठ श्रीनगर में। जैसे कि आप जानते हो, इस साल सेशन बहुत छोटा था, बहुत सारी दिक्कतें आपको आई होगी। अब आप चाहते हो हमारा बोर्ड का भी एग्जाम नजदीक है, कैसे हम बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स ले आए। इसके लिए विद्यापीठ ने यूनिवर्सल वन शॉट बोर्ड सीरीज को लॉन्च किया। अरे बच्चों, इस वाली सीरीज में एक एक चैप्टर को वन शॉट में कवर किया जाएगा। उस चैप्टर में आपको जितने भी प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन आए हुए हैं या एक्सपेक्टेड है अब आने के, सारे क्वेश्चन को हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो लेह से हैं, करगिल से, लद्दाख से, जो किसी कारण इस साल विद्यापीठ ज्वाइन नहीं कर पाए। कोई दिक्कत नहीं है, अब विद्यापीठ के टीचर आपके साथ आपके घर में होंगे और आपकी बराबर हेल्प करेंगे 90% मार्क्स लाने के लिए बोर्ड के एग्जाम में। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी प्यारे बच्चों। बस इस सेशन को अटेंड कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में से हाथ भर भर के लिख देना। इतना प्यार मिलना चाहे, इतनी हमें मोटिवेशन मिलनी चाहिए आपकी तरफ से। हम नेक्स्ट डे हर दिन आपके लिए मेहनत करके एक एक चैप्टर को आप तक पहुंचाएंगे। प्यारे बच्चों, परेशान मत हो जाना, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। कॉपी को सामने रखो, पेन को सामने रखो, कोशिश करो हम इस बार बम्बार्डमेंट करने वालों हूं चीजों की। आओ स्टार्ट करते इस चैप्टर सॉल्यूशन को। प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते इस चैप्टर सॉल्यूशन। इस वाले चैप्टर सॉल्यूशन से जब भी आप देखोगे आपके बोर्ड में इससे 7 मार्क्स पूछे जाते, इसमें 7 मार्क्स आते। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आज तक हम लोगों ने देखे हैं या एक्सपेक्टेड है, एक तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 2 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते। और इसने जो 5 मार्क्स क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो सॉल्यूशन के चैप्टर से ही होता है। अब बस कॉपी साथ रख लेना, नोट को मेंटेन कर लेना, साथ साथ रिवाइज कर लेना। एक एक घंटा आपको 1 साल बचाएगा। इस एक एक घंटे को अटेंड करने के बाद आपको 1 साल बचेगा। अब इस सॉल्यूशन के चैप्टर से जो 7 मार्क्स पूछे जाते हैं वो किस किस टॉपिक से आते हैं। सबसे पहला टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो है कंसंट्रेशन टर्म्स से। आप प्रीवियस ईयर के पेपर को चेक करो, कंसंट्रेशन टर्म से एक नए क्वेश्चन तो पूछा जाता है। दूसरा जो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आता है वो प्यारे बच्चों हेनरीज लॉ है। हेनरीज लॉ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा जो टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आता है वो रॉल्ट्स लॉ है, वो रॉल्ट्स लॉ है, रॉल्ट्स लॉ है। और फोर्थ जो टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फिफ्थ जो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन 110% आने के चांस होते हैं वो प्यारे बच्चों है हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और लास्ट जो टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आ सकता है या पूछा गया हुआ है वो है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। इसी में हम बात करेंगे वाट हाफ फैक्टर की भी, मॉलिक्यूलर मास, और साथ में वाट हाफ फैक्टर की। ये वो टॉपिक है जिनको आपको पढ़ के जाना है अपने बोर्ड के एग्जाम को बेस्ट से बेस्ट करने के लिए। अरे बच्चों, 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। आप अपने सामने पेन रख लीजिए, कॉपी रख लीजिए, साथ साथ नोट बना दीजिए, साथ साथ लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, कमेंट भी लिख देना। कमेंट हाथों से भरना होना चाहिए, एक एक कमेंट में दिल होना चाहिए, दिल होना चाहिए। अरे बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म्स के। अब जो पहला टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आता है वो कंसंट्रेशन टर्म्स है। इस कंसंट्रेशन टर्म्स से
कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन को आना ही आना है भाई। सबसे पहला वो है मोलैरिटी, वो है मोलैरिटी। पहला जो टॉपिक है वो मोलैरिटी। दूसरा वो है मोलैलिटी। तीसरा जो है वो है मोल फ्रैक्शन। और फोर्थ जो है वो है पीपीएम। भाई इन 4 टर्म्स को पढ़ के जाना है, इन 4 टर्म्स को पढ़ के जाना है। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो इन्हीं टर्म्स से रिलेटेड है। अब जो एक्सपेक्टेड है वो इन्हीं टर्म्स से रिलेटेड है। आओ प्यारे बच्चों, इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टर्म जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मोलैरिटी। इस मोलैरिटी को समझाने के लिए मैंने कंटेनर लिया है, एक कंटेनर को लिया है प्यारे बच्चों, यहां से एक कंटेनर लिया है। इस कंटेनर में 1 लीटर सॉल्यूशन है। मैं ज्यूम करता हूं इस कंटेनर में 1 लीटर सॉल्यूशन है। इसी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड है? क्या कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड? कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड है? उसी को हम प्यारे बच्चों मोलैरिटी कहते हैं। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड है उसको हम मोलैरिटी कहते हैं। अब बोर्ड के एग्जाम में कैसा लिखना है? सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे। अब बोर्ड के एग्जाम में किस तरह लिखना है? सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे। इट इज डिफाइंड एज द number of moles of solute, dissolved in 1 liter of solution। 1 liter of solution। भाई 1 लीटर सॉल्यूशन है, उस 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड है उसी को हम मोलैरिटी कहते हैं। अब इस मोलैरिटी को डिनोट करते हैं हम एम से। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम से डिनोटेड। अब इसी एम का हम मैथमेटिकल फार्मूला निकालें। अरे भाई आप देखो एम क्या है, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो फिर हम ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। अरे 1 लीटर को हम बेटा कहते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। भाई ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए? जवाब है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होना चाहिए। अब पूरी केमिस्ट्री में आपको याद रखना पड़ेगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं, पूरी केमिस्ट्री में यही चलेगा। जो सोल्यूट है उस सोल्यूट को हम डिनोट करते हैं बी से। बी सोल्यूट को रिप्रेजेंट करता है, और जो ए है उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक है, बी सोल्यूट को हम रिप्रेजेंट करेंगे, ए को हम सॉल्वेंट मानेंगे। अरे बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है तो मोलैरिटी का फार्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ मोल को हम एन से डिनोट करते, सोल्यूट के बदले हम बी लिखेंगे। अब इसी एम बी को हम बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब डिवाइड करो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। भाई जो वॉल्यूम होता है उसको हम वी से डिनोट करते। किस में वॉल्यूम होना चाहिए? वॉल्यूम हमारा लीटर में होना चाहिए, वॉल्यूम हमारा लीटर में होना चाहिए। तो डिवाइड बाय क्या? वॉल्यूम किस में? लीटर में। अब आगे आ जाओ। बचपन में आपने कुछ चीजें पढ़ी हैं प्यारे बच्चों, बचपन से आपने कुछ चीजें पढ़ी। वो क्या है?
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अगर निकालना होता है वो इक्वल होता है गिवन मास ऑफ सोल्यूट। गिवन मास ऑफ सोल्यूट को WB से डिनोट करेंगे, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट को MB से डिनोट करेंगे। मोल्स निकालने सोल्यूट के, जो सोल्यूट का गिवन मास होगा उसको डिवाइड करो मोलर मास से। गिवन मास ऑफ सोल्यूट को WB से डिनोट करें, मोलर मास ऑफ सोल्यूट को MB से डिनोट करें। जरा इसको इस फार्मूला में रखते हैं। मोलैरिटी का फार्मूला आया, नंबर ऑफ मोल्स के बदले आए WB डिवाइड बाय MB, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, इनटू है भाई साहब इसके डिवाइड में है वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में है? लीटर में। भाई एक इंपॉर्टेंट चीज सुन लेना, अगर किसी क्वेश्चन में वॉल्यूम ml में होगा सर तब हम क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर उसने वॉल्यूम को किस में दिया? ml में दिया। सुनो प्यारे बच्चों, तब मोलैरिटी का फार्मूला बनेगा WB आपका गिवन मास है, MB आपका मोलर मास है, इनटू है 1 बाय वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम उसने मिलीलीटर में दिया, हम चाहते हैं वॉल्यूम को लीटर बनाए, तो बेटा किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। अरे बटा 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 बटा, ये नीचे बटा कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। तो आंसर क्या बना भाई? यहां सुनो आंसर क्या बना? मोलैरिटी की फार्मूला क्या आया? WB है गिवन मास, MB है मोलर मास, 1000 गया ऊपर, वॉल्यूम आया नीचे किस में? ml। ये हमारा इतना लिखना पड़ेगा जब आपके बोर्ड का एग्जाम आएगा। समझ आया? ये कौन सी टर्म मैंने डिस्कस की है बेटा? मोलैरिटी को। अब इसका यूनिट भी एग्जाम में पूछा जाता है, यूनिट भी एक बार आया था। मोलैरिटी किसके बराबर है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय क्या है? डिवाइड बाय क्या है? अरे बोलो ना, वॉल्यूम है। वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में है। बाय मोल्स का यूनिट मोल है, डिवाइड बाय क्या है? लीटर है। तो मोलैरिटी क्या बन गया? मोल लीटर इनवर्स आ गया इसका यूनिट। यह भी एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था, एक ऑब्जेक्टिव बनाया गया था। बताओ जो यूनिट है मोलैरिटी का वो क्या है? मोल पर लीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई साहब? इतना तो डन हुआ ना? यस और नो? ओके, आगे प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट जो टर्म पूछी जाती है वो है हमारी मोलैलिटी। मोलैलिटी, अब भाई मोलैलिटी क्या है? अब हमें 1 kg सॉल्वेंट लेना है। अभी तक हमने 1 लीटर सॉल्यूशन लिया था, उसमें नंबर ऑफ मोल्स को चेक किया था, जवाब आया वो मोलैरिटी है। प्यारे बच्चों, अब हमें 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में देखना है कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। क्यों ना मैं डेफिनेशन लिखाऊं? सबसे पहले बोर्ड में क्या लिखते हैं? डेफिनेशन लिखते हैं। कैसे लिखेंगे भाई? लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent. 1 kg of solvent। ओहो, क्या मैंने सॉल्यूशन बोला? नहीं बोला। मैंने लीटर बोला? नहीं बोला। क्या मैंने बोला? 1 kg सॉल्वेंट होना चाहिए। इस 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड है, उसी को हम बेटा मोलैलिटी कहते हैं। इस मोलैलिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल m से। दूसरा पॉइंट आप बोर्ड में लिखोगे, इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं? छोटे वाले यम से। यम या एम से। इतना तो डन हुआ। फार्मूला बनाते हैं, मोलैलिटी इक्वल आएगा
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम NB से डिनोट करेंगे, डिवाइड बाय, क्या डिवाइड करेंगे? अब है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg को मास कहते हैं, तो डिवाइड बाय करेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट से। और ये सॉल्वेंट का मास किस में होना चाहिए? जवाब है kg में होना चाहिए। अभी मैंने पढ़ाया था, मैंने बोला था प्रीवियस में, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है किस में होना चाहिए? लीटर में। अब बोल रहा हूं जो मास सॉल्वेंट का वो किस में होना चाहिए? kg में होना चाहिए। आगे आ जाओ, ये आसान है। कुछ ही मिनट पहले मैंने पढ़ाया था जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है वो इक्वल होता है गिवन मास को डिवाइड कर मोलर मास से। अरे हाँ या ना? गिवन मास किसका? सोल्यूट का। मोलर मास किसका? सोल्यूट का। डिवाइड कर, जरा वैल्यू को पुट कर, वैल्यू को पुट करेंगे। भाई 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 ये दिख रहा ना? ठीक से दिख रहा? ओके डन। वैल्यू को पुट कर बताओ क्या आंसर आएगा? मोलैलिटी इक्वल बनेगा WB गिवन मास है, MB मोलर मास है, इसको डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया? मास ऑफ सॉल्वेंट से। मास को डिनोट करेंगे W से। अच्छा मैं चेक करता हूं किस किस को याद हो गया, बताओ। सॉल्वेंट के लिए B यूज करते या A? हाँ यस, आवाज आया। सॉल्वेंट के लिए हम A को यूज करते हैं, और ये सॉल्वेंट किस में होगा? kg में होना चाहिए। किस में होना चाहिए भाई? अरे बोलो ना, किस में होना चाहिए? kg में होना चाहिए। अगर किसी जगह ग्राम में होगा तो मोलैलिटी इक्वल आएगा WB को डिवाइड कर MB से, यहां आएगा WA। अरे ग्राम में था तो किससे डिवाइड करो? 1000 से डिवाइड करो। अरे मेरे साथ एक बार बोलो, बटा बटा बटा। 1000 कहां गया? ऊपर गया। तो मोलैलिटी की फार्मूला बनेगा WB को डिवाइड कर MB से इंटू 1000 गया ऊपर, WA किस में आएगा? ग्राम में आएगा। ये हमारा इतना लिखना पड़ेगा मेरे भाई, इतना लिखना पड़ेगा। इतने लिखने से आपके बोर्ड में मार्क्स मिलेंगे, आपके बोर्ड में रैंक मिलेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अरे दीवानों जल्दी से लाइक करो, कमेंट करो, बेल आइकन को दबाओ, शेयर करो सेशन को। हम विद्यापीठ के टीचर अब आपके साथ, आपके घर में है, आपके साथ है। जब तक नहीं फोड़ेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। आगे आ जाओ भाई, नेक्स्ट पॉइंट बता दीजिए भाई। अब यूनिट की बात करते हैं, यूनिट की बात करते हैं। बताओ यूनिट क्या बनेगा? सर मोलैलिटी इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट kg में। सर मोल्स के बदले मोल लिखेंगे, डिवाइड बाय होगा kg। सर वही बन गया मोल पर kg। ये भी एग्जाम में पूछा गया था, दूसरी टर्म डन हो गई। क्या मेरी बात समझ आई? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप कॉपी करना चाहते हो मैं साइड में रहूंगा, इसे पोज देखे लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। डन हुआ? अरे भाई बोलो ना, यस और नो? ओके, आवाज आई। तीसरी टर्म है जिसको हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। थर्ड टर्म है जो आपके बोर्ड में पूछा जाता है, उसको हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट टर्म। अब ये मोल फ्रैक्शन क्या है, इसको समझाने के लिए मैं वापस से कंटेनर को लाऊंगा भाई। यहां से मैंने कंटेनर को लाया, ओके। इस कंटेनर में सोल्यूट भी है जिसको हम बी से डिनोट करेंगे। इस कंटेनर में सॉल्वेंट भी है जिसको हम ए से डिनोट करेंगे। जो सोल्यूट के मोल्स है उसको हम NB से डिनोट करेंगे, जो सॉल्वेंट के मोल्स है उसको हम Na से डिनोट करेंगे। जरा बताओ Na का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अच्छा बताओ सॉरी NB का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट।
बताओ Na का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। ये भाई सॉल्यूट डन हुआ। अब हमें क्या देखना है? मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करना। कुछ नहीं, आसान है। इस मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं काई से। इट इज डिनोटेड बाय, स्मॉल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं हम काई से। इस तरह का लेटर होता है, इसको पढ़ते हैं काई साई जाई। जो पढ़ना है पढ़ो, इसको जाई भी काई भी पढ़ते, मैं इसको एक्स पढ़ता हूं, आप भी पढ़ो एक्स। इसको हम डिनोट करते हैं काई से भाई। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है ए का, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, क्या करो? सीधे इस ए के मोल्स को ऊपर रखो, डिवाइड करो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन से, डिवाइड करो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन से। यहां आपको काई ए का वैल्यू आएगा। अगर हमें काई बी का वैल्यू निकालना है तो मोल्स ऑफ बी देखो, उसको डिवाइड करो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, यानी टोटल मोल्स है सॉल्यूशन। ए तो ए के मोल्स है, एन बी तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी है, दोनों को सम करो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सर डेफिनेशन क्या है? आओ लिखते हैं। आपके बोर्ड में क्या काम आएगा? डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? क्या बोलते हैं मोल फ्रैक्शन को? इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का, पर्टिकुलर कंपोनेंट का बाई टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। प्यारे बच्चों, अगर मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है तब ए के मोल्स को ऊपर रखो, उसको डिवाइड करो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन से। अगर मोल फ्रैक्शन बी का निकालना है तो बी के मोल्स को ऊपर करो, डिवाइड करो इसको टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। वही लिखा रेशो है। किस किस का रेशो है भाई? किस किस का रेशो है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट, किसी एक कंपोनेंट के मोल्स को डिवाइड करो बाय किससे? डिवाइड करो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन से। आपको मोल फ्रैक्शन मिलेगा। किसका मिलेगा? उस कंपोनेंट का। जैसे ए का निकालना था, ए के मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स, बी का निकालना था, बी के मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इसी काई ए को भाई काई ए प्लस काई बी, इन दोनों को अगर हम सम करेंगे इसका वैल्यू 1 होता है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का वैल्यू 1 होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का वैल्यू 1 होता है। क्या मेरी बात समझ आई? ये मोल, इसका यूनिट नहीं होता, ऊपर भी मोल नीचे भी मोल। इट इज यूनिटलेस, इट इज यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। सर क्यों नहीं होता है? ऊपर भी मोल है, नीचे भी मोल है, ऊपर के मोल नीचे के मोल से कैंसल होके इसका कोई यूनिट नहीं होता है। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ आ रही? ये तीसरी टर्म थी जो आपको पता होना चाहिए आपके बोर्ड एग्जाम के। नेक्स्ट है, अब क्या है? अब इन तीनों से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन आएगा फाइंड द मोलैरिटी, क्वेश्चन इस तरह आएगा, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन containing 60 gram of urea
60 ग्राम ऑफ यूरिया इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन, 500 ml ऑफ सोल्यूशन। अरे कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा न्यूमेरिकल बना के, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, अगर कभी न्यूमेरिकल बना के आया तब इस फॉर्मेट में होगा। तुझे मोलारिटी निकालनी होगी, आपको मास का वैल्यू गिवन होगा, आपको वॉल्यूम गिवन होगा। कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों? ये बहुत आसान है। कुछ ही मिनट पहले मैंने आपको कहा था सॉल्यूशन, क्या बोला? मोलारिटी निकालने वाली फार्मूला याद कर, गिवन मास WB, मोलर मास MB इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम किसमें? अब क्वेश्चन को देखो, जो भी उसने जितने ग्राम सोलूट के रखे हैं वही हमारा WB का वैल्यू है। इसने बोला 60 ग्राम है। अच्छा, अरे यूरिया पता है ना? यस सर पता है, यूरिया का मोलर मास होता है 60, वो भी ग्राम है। धनवा, यूरिया का मोलर मास 60 है। अरे बेटा सी वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन है, कितना ml गिवन है? 500 ml गिवन है। वैल्यू को रखते आंसर निकालते हैं। क्या आंसर आ जाएगा? क्या आंसर आ जाएगा? मोलरिटी का वैल्यू इक्वल आया, WB 60 है, मोलर मास 60 है, इनटू 1000 है, वॉल्यूम बाय 500 ml है। देखो कितना आसान था। यहां से ये मर गया, यहां से 2 बच गए, आंसर आया 2m, 2 मोलर आया। क्या मेरी बात समझ आई? ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है मोलरिटी के ऊपर। अगर न्यूमेरिकल उसने बनाया, वो कहेगा फाइंड द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें 60 ग्राम यूरिया है, कितने? 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरह कभी इस तरह भी क्वेश्चन बनाए, कभी ऐसा भी क्वेश्चन बनाएगा, फाइंड द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन containing 20 gram of NaOH in 250 ग्राम ऑफ बेंजीन। अरे ऐसे बोला, एग्जामिनर ने ऐसे बोला। इस बार उसने मोलालिटी पूछी है, आपको मोलालिटी निकालना होगा। सर इसके लिए क्या फार्मूला है? कुछ ही मिनट की पहली बात है बेटा, मैंने आपको मोलालिटी वाली फार्मूला बोली थी। वो गिवन मास देखो, डिवाइड बाय करो मोलर मास ऑफ सोल्यूट से, मल्टीप्लाई करो 1000 से, डिवाइड बाय गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, देखो ग्राम। कुछ ही मिनट पहले बात है, मैंने आपसे डिस्कस किया है। अब सुनो, कितने ग्राम है NaOH के? 20 ग्राम है, तो W का वैल्यू गिवन है 20 ग्राम। मोलर मास NaOH का याद है 40 ग्राम। NaOH का मास कितना होता है? 40 होता है। यूरिया का कितना होता है? 60 होता है। अभी 2 चीजें यूज कराए। अब आगे आ जाओ। अरे भाई साहब, ये कितना आसान था। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में आते। हम तो क्लासरूम में कभी, क्योंकि वहां नीट का भी होता है, जेई भी होता है, मेंस भी होता है, एडवांस भी होता है, इन टर्म्स को 10-10 लेक्चर में पढ़ाते हैं। यहां पे वही आपको पढ़ाया जाएगा जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आ जाएगा। इंशाल्लाह आप देख लेना प्यारे बच्चों, 90% क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, यहीं से मिलेंगे। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आगे आ जाओ भाई, यहां देखते हैं भाई साहब, अब पुट कर दीजिए वैल्यू को। अच्छा, अरे कितने ग्राम बेंजीन में, यहां देखो, यहां देखो कितना ग्राम बेंजीन बोला। इसने बेंजीन में डाला है। इस बार बेंजीन हमारा सॉल्वेंट है। कितना ग्राम बेंजीन का?
डब्ल्यू 1 ग्राम बेंजीन का जवाब आया है 250 ग्राम। तो वैल्यू को पुट करो भाई, मोलालिटी इक्वल आएगा, WB का वैल्यू 20 है, ये 40 है, ये भाई साहब 1000 है, WA का वैल्यू कितना 250। ओहो, आंसर आ गया। यहां से बाई 4 आएगा, यहां से बाई 2 आएगा, 2 को 4 से करो, मोलालिटी का भी वैल्यू 2 आया, 2m आया, इसको हम 2m लिखते हैं। क्या मेरी बात समझ आई? क्या मेरी बात समझ आई है? ओके, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये 2 आया, इसकी मोलालिटी का वैल्यू कितना आया? 2 आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? इसी तरह से अब एक छोटा क्वेश्चन बनाएगा, वो इन्हीं टर्म्स से रिलेटेड। यहां बहुत सारा आपने पढ़ा था, आपने बहुत सारी फॉर्मूला पढ़ी थी, जब आप तैयारी कर रहे थे उसमें नीट भी था, उसमें जेई भी था, उसमें मेंस भी था, उसमें आईटी भी था, उसमें एडवांस भी था। यहां हम क्या पढ़ रहे हैं? बोर्ड पढ़ रहे, बोर्ड पढ़ रहे। आपके बोर्ड में 90% आना चाहिए, इसके बाद कुछ भी नहीं आएगा इंशाल्लाह। आ गया? अब सुनो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आता है कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। नीचे टर्म्स गिवन होगी, आपसे पूछा जाएगा इनमें टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सी कंसंट्रेशन टर्म है। मैं आपको क्यों ना एक तरीका बताऊं, जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज करने से चेंज होता है, वो कंसंट्रेशन टर्म भी चेंज हो। अभी आपने देखा जब हमने मोलारिटी को पढ़ा था, उस मोलारिटी में वॉल्यूम आया था, तो मोलारिटी हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, क्योंकि ये चेंज होती है टेम्परेचर चेंज करने से, चेंज होती है टेम्परेचर चेंज। अच्छा, कौन सी टर्म टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा? ये भी एक बार ऑब्जेक्टिव टाइप में, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन होते ना, उसमें पूछा गया था टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन है प्यारे बच्चों? वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है जिसमें मास आएगा, जिसमें वॉल्यूम नहीं आएगा। जैसे मोलालिटी है, जैसे भाई साहब मोलालिटी है, जैसे भाई साहब मोल फ्रैक्शन है, ये हमारे कौन से है? ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, आप बता दीजिए कैसे हम 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन बनाएंगे। 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन को कैसे तैयार करेंगे? 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन को कैसे बनाएंगे? ये छोटा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है। अगर आपको 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन बनाना है, वो कैसे बनाओगे? प्यारे प्यारे बच्चों, याद रखने वाली बात है, 1 मोलर को बनाने के लिए यूरिया भी हमने पढ़ा है। इस यूरिया का मास 60 ग्राम है, ये है ना। जितना मोलर मास यूरिया का होगा, उतने ग्राम को लाओ, 1 लीटर में डालो, आपको 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन बनेगा। अरे रे रे, क्या 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 मैंने बोला है? सुनो सुनो दीवानो, सुनो। ये मैंने कंटेनर लाया है, इस कंटेनर में मैंने 1 लीटर रखा है, 1 लीटर रखा है। इस 1 लीटर में हमें क्या डालना है? 60 ग्राम ऑफ यूरिया, 60 ग्राम ऑफ यूरिया, 60 ग्राम यूरिया जब 1 लीटर सॉल्यूशन में होगी, उसी सॉल्यूशन को हम 1 मोलार सॉल्यूशन कहते हैं, 1 मोलार सॉल्यूशन कहते हैं। क्या बता, छोटा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। एक होता है PYQ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, एक होता है FYQ जो फ्यूचर ईयर का क्वेश्चन होगा। बता दीजिए कैसे आप 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन को बनाओगे? जवाब है प्यारे बच्चों, 60 ग्राम आप यूरिया को लाओ,
1 लीटर में। अगर वो ग्लूकोज का बोलेगा तब ग्लूकोज का मोलर मास कितना है, 180 है, तब 180 ग्राम को लाओ 1 लीटर में डिसॉल्व करो, आपको ग्लूकोज का 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन बने। क्या मेरी बात समझ आ रही है, अच्छी तरह से आ रही ना। अब दूसरा पॉइंट ये भी होता है, बता दीजिए 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन में और 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन में, दोनों का मैंने 1 मोलर बनाया, 1 मोलर 1 मोलर में 1 लीटर में डिसॉल्व करना है 60 ग्राम यूरिया के, 1 मोलर में 60 ग्राम डिसॉल्व करना 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। अब क्वेश्चन आएगा इन दो में ज्यादा कंसंट्रेटेड कौन है, इन दो में याद रखना 1 मोलर सॉल्यूशन इज more concentrated than 1 molar solution। 1 molar solution एक क्वेश्चन आ सकता है, क्यों 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 ऐसा क्यों है? आपने देखा होगा केजी बड़ा होता है लीटर से, उसमें ज्यादा होगा, सोल्यूट थोड़ा कम होगा। लीटर में सॉल्वेंट थोड़ा कम है, सोल्यूट थोड़ा ज्यादा बनेगा। उसकी वजह से 1 मोलार यूरिया सॉल्यूशन 1 मोलार से ज्यादा। बस ये ऐसे ही याद रख लेना, ठीक है ना। ये हमारी कंसंट्रेशन टर्म का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आओ प्यारे बच्चों नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जाते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे वो है हेनरीज लॉ, वो है प्यारे बच्चों हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ देखो, इस हेनरीज लॉ को समझाता हूं मैं, तैयार रहना। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूं मैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। लाइक करो ना, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, कमेंट में लिखो, हार्ट भेजो, हम इंतजार करेंगे। एक एक कमेंट को जवाब देने की कोशिश करेंगे और लिखो क्या चीज आपको अच्छा लगा है। आओ दोस्त, अब इस हेनरी लॉ को हम स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। ये मैंने कंटेनर लिया है, दोबारा से फिर से एक बार कंटेनर लेता हूं मैं। यहां से मैंने कंटेनर को लिया है भाई, ये वाला। अब यहां में है भाई साहब, इस कंटेनर के अंदर में गैस को डिसॉल्व करना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा इस लिक्विड में गैस डिसॉल्व होगा। हेनरी लॉ का पूरा नाम था विलियम हेनरी। उसने कहा है अगर आप ज्यादा से ज्यादा गैस को डिसॉल्व करना चाहते हो, इस गैस के सरफेस के ऊपर आप प्रेशर को अप्लाई करो। जितना ज्यादा से ज्यादा ऊपर प्रेशर अप्लाई होगा, उतना ज्यादा गैस डिसॉल्व होगा। तो फिर हम डेफिनेशन लिखेंगे, स्टेट में लिखेंगे। पहला, द मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड, द मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड, गैस डिसॉल्व्ड is directly proportional, is directly proportional, directly proportional, proportional to the pressure, to the pressure applied over the solution, to the pressure applied over the solution। अरे भाई, अगर आप ज्यादा से ज्यादा चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा गैस को डिसॉल्व करना चाहते हो, हेनरी लॉ कहता है ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर को अप्लाई करो। जितना सरफेस के ऊपर ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे, उतना ज्यादा से ज्यादा गैस डिसॉल्व होगा। तो फिर मैं लिखूंगा एम किसको डिनोट करता है, मास ऑफ गैस डिसॉल्व।
कितना मास ऑफ गैस डिसॉल्व हुआ है। पी किसको डिनोट करता है? ये प्रेशर को डिनोट करता है। प्रेशर अप्लाइड ओवर द सॉल्यूशन, ओवर द सॉल्यूशन या ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन। जो आपने प्रेशर को अप्लाई किया है सॉल्यूशन के सरफेस के ऊपर, उसको हम डिनोट करते हैं पी से। अरे भाई डेफिनेशन पर फार्मूला बना, क्या फार्मूला बनेगा? मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। जो लिक्विड के सरफेस के ऊपर आपने प्रेशर को अप्लाई किया, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा भाई, एक इंपॉर्टेंट है, आपने बचपन में सुना है, इस प्रोपोर्शनल को हटाओ, कांस्टेंट को लगाओ, ये बनेगा m इज इक्वल टू kv। अब यहां से आप ग्राफ भी बना सकते हो, आपको तो इतना आता है। कैसे ग्राफ बनाओगे भाई? एक साइड मैंने m रखा, यहां p रखा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऑरिजिन से लाइन आएगा, ये हमारा भाई साहब इसका ग्राफ तैयार भी होगा। और इसका जो स्लोप है, स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं, वो किसके बराबर होगा? k के बराबर। क्या मेरी बात समझ आई? आप चाहते हो ज्यादा से ज्यादा गैस डिसॉल्व होगा इस लिक्विड में, इसके लिए विलियम हेनरी ने बोला अब ज्यादा से ज्यादा प्रेशर को अप्लाई। इसका दूसरा स्टेटमेंट भी है, इसका स्टेटमेंट सेकंड भी है, दोनों स्टेटमेंट लिख लेना एग्जाम में। इसका स्टेटमेंट सेकंड भी है, दूसरा स्टेटमेंट भी। अरे उसको याद रखने का तरीका है, पाकीज़ा को याद रखो, पाकीज़ा, पाकीज़ा, कीज़ा। प्रेशर ऑफ गैस is directly proportional to the mole fraction of gas। पाकीज़ा याद करो, ये वाला भी डन हो जाएगा। क्या कहेंगे? द mole fraction of gas dissolved, the mole fraction of gas dissolved, the mole fraction of gas dissolved is directly proportional to the pressure, is directly proportional to the partial pressure of gas, directly proportional to the partial pressure of gas, to the partial pressure of gas। इस पीजी को हम पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कहते हैं। अरे भाई आसान है, पाकीज़ा को याद करो। पाकीज़ा में क्या है? जो पी है ये पार्शियल प्रेशर है गैस का, जो xg है ये मोल फ्रैक्शन है गैस का, और जो इसमें kh है, इस kh को हम हेनरी कांस्टेंट कहते हैं, इस kh को हम हेनरीज कांस्टेंट कहते हैं। यहां से आपका हेनरी लॉ का स्टेटमेंट डन हुआ है। इतना ये दो पढ़ लेना, हेनरी लॉ का क्वेश्चन डन हुआ। अब इसके एप्लीकेशन भी पूछी जाती हैं, अब इस हेनरी लॉ के एप्लीकेशन भी पूछी जाती है। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। आओ दोस्तों, इसको मैं समझाता हूं। आपने देखा होगा, अरे आपने देखा होगा, आपने चेक भी किया होगा, लाखों टाइम देखा होगा, जब आप किसी सॉफ्ट ड्रिंक को, किसी सोडा वाटर की बोतल को ओपन करते हैं, वहां से फिर साउंड आता है, वहां से गैस बाहर जाता है, क्योंकि उन्होंने उस गैस की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए ऊपर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया था, अंडर हाई प्रेशर उसका ढक्कन बंद किया था। इसलिए जब आप ढक्कन को खोलोगे वो गैस विद प्रेशर बाहर जाता है। क्या समझ आया? तो पहली एप्लीकेशन है टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, to increase the solubility of gas, solubility of gas,
in soft drinks or soda water. सोडा वाटर में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को इंक्रीज करना है. दे आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर. दे आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर. अंडर हाई प्रेशर. इनको हम हाई प्रेशर पे सील करते हैं. तब जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतना ज्यादा गैस डिसॉल्व होता है. दूसरा है, आपको पता है स्कूबा डाइवर्स को जानते हो. कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी तमा समझते हो ना, जिनकी चॉइस होती है हम समंदरों के नीचे जाए, उनको हम स्कूबा डाइवर्स कहते हैं. भाई उनकी जो टैंक होती है उसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिक्स होता है. The tank used by scuba divers. The tank used by scuba divers. Used by scuba divers. Scuba divers. Contains oxygen diluted with helium. Diluted with helium. इसको डाइल्यूट किया जाता है हीलियम. तीसरा है, जो भाई साहब हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, जितना ऊपर जाएंगे उतना प्रेशर कम होगा, उतना हमारी ब्लड में कम प्रेशर डिसॉल्व होगा, जिसकी वजह से उनमें एक डिजीज पाई जाती है जिसको एनॉक्सिया कहते हैं. एट हाई altitude there is less pressure causing a disease known as anoxia, जिसको हम कहते हैं एनॉक्सिया. क्या मेरी बात समझ आई है? ये एप्लीकेशन है किसके प्यारे बच्चों? हमारे हेनरी लॉ के. इससे ज्यादा हेनरी लॉ में कुछ भी नहीं पढ़ना है. जो आपने पढ़ा था वो ठीक पढ़ा था. वो नीट के लिए, वो जेई के लिए, वो आईटी के लिए, वो एडवांस के लिए, वो बोर्ड के लिए नहीं. बोर्ड के लिए बस इतना ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों, नोट करो. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ठीक है भाई, नेक्स्ट के क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों. ये सील्ड है, ये भाई सील्ड है, SEALED सील्ड. ओके, धन्यवाद. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ये वाला क्वेश्चन सब क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तैयार रहना प्यारे बच्चों. इस लॉ को हम कहते हैं रॉल्ट्स लॉ. इस लॉ को हम कहते हैं रॉल्ट्स लॉ. आओ प्यारे बच्चों डिस्कस करते हैं ये रॉल्ट्स लॉ क्या है. फ्रैंकियोस मेरी रोल्ट था जिसने इस लॉ को दिया था. पहला पॉइंट आप बोर्ड में यही लिखोगे. दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय फ्रैंकियोस मेरी रोल्ट. फ्रैंकियोस मेरी रोल्ट. अभी लॉ क्या कहता है, इस लॉ को समझाने के लिए मैं यहां पे कंटेनर को लाऊंगा. इस तरह मैंने कंटेनर को लाया है, यहां से मैंने कंटेनर को लाया है. प्यारे बच्चों तैयार है ना? कहां गए? चलो ऐसे ही बनाते. एक कंटेनर को हमने लाया, इस कंटेनर में हमने किसी लिक्विड को रखा है. मैं एज्यूम करता हूं लिक्विड ए है. मैं इस लिक्विड को एज्यूम करता हूं ए है.
एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर पे ये लिक्विड कन्वर्ट हुआ वेपर्स में, ये लिक्विड कन्वर्ट हुआ वेपर्स में। जो उन वेपर का प्रेशर है, उस प्रेशर को हम PA0 से लिखेंगे, क्योंकि ये खाली एक कंपोनेंट का प्रेशर है, इसलिए हम कहेंगे PA0, प्योर ए का प्रेशर। इस ए के साथ कोई चीज मिक्स नहीं हुई थी। अब दूसरा कंटेनर लाया है, इसमें भाई मैंने कंपोनेंट बी को रखा है, मैंने कंपोनेंट बी को रखा है। अरे प्यारे प्यारे बच्चों, जब ये बी कंपोनेंट है, टेम्परेचर कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर है, ये कन्वर्ट हुआ है वेपर्स में। जो इन वेपर का प्रेशर है, उस प्रेशर को हम PB0 से रखेंगे। अब इन दोनों कंपोनेंट को मैंने मिक्स कर दिया, अब इन दोनों कंपोनेंट को मैंने मिक्स कर दिया, एक बड़ा सॉल्यूशन बनाया। अब दोनों कंपोनेंट को मिक्स कर दिया। अब ऐसा ए के भी वेपर ऊपर होंगे, अब ऐसा बी के भी वेपर ऊपर होंगे। अब जो ए का प्रेशर है उसको हम PA से लिखेंगे, जो बी का प्रेशर है उसको हम PB से लिखेंगे। इस PA0 का मतलब है ये वेपर प्रेशर है प्योर कंपोनेंट का। इस PB0 का मतलब है ये वेपर प्रेशर है प्योर कंपोनेंट बी का। इस PA का मतलब है ये मिक्सचर बनी है, सॉल्यूशन बनी है, उसमें A का पार्शियल प्रेशर है, ये सॉल्यूशन बनी है, इसमें बी का पार्शियल प्रेशर है। क्या ये बात समझ आई है? अब रॉल्ट लॉ ने क्या कहा? कहा भाई साहब, जो इस ए का प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के। यानी जितना मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूशन फेज में होगा, उतना वेपर प्रेशर ए का होगा वेपर फेज। इसी तरह अगर मुझे बी कंपोनेंट का देखना होगा तो PB का प्रेशर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब इसी को स्टेटमेंट के फॉर्म्स में लिखने वाला हूं। नोट करो जल्दी से, फोटो उठा। आओ अब इसी का स्टेटमेंट नोट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बोलेंगे? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the partial pressure of volatile component उसको कहेंगे जो वेपर बनाएगा। volatile component in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of that component in solution phase, in solution phase। ये डेफिनेशन है प्यारे बच्चों। क्या मतलब है? जो किसी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर होगा वेपर फेज में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? इसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का, जो किस फेज में होगा? सॉल्यूशन। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अरे बच्चों आपको तो पता है, अगर PA को प्रोपोर्शनल हटाएंगे, के लगाएंगे और ये जाई ए बनेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बनेगा। याद रखना, अगर किसी जगह मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 के बराबर आया, उसका मतलब है उसमें खाली ए का कंपोनेंट होगा, उसमें बी नहीं होगा। तो उस टाइम इस PA के बदले हम PA0 लिखेंगे। वो किसके बराबर आएगा?
के, क्योंकि XA के बदले हमने 1 वैल्यू को पुट किया है। जब XA 1 होगा उस केस में खाली मोल फ्रैक्शन A का होगा, मतलब प्रेशर भी A का ही होगा, B उसमें नहीं होगा। कुछ ही मिनट पहले मैंने कहा जब A का प्रेशर होगा उस A के प्रेशर को हम प्योर प्रेशर ऑफ A कहेंगे, इसलिए P नॉट रखा। जरा इस वाली इक्वेशन में, जरा इस इक्वेशन में K के बदले इस वैल्यू को पुट कर लीजिए। बताओ PA किसके बराबर आएगा? वो आएगा PA नॉट इंटू XA। इसी तरह अगर PB का बताना है वो किसके बराबर आएगा? PB नॉट इंटू XB। अगर P टोटल को बताना होगा, अगर P टोटल को बताना होगा, बताओ किसके बराबर आएगा? PA प्लस PB के बराबर आएगा। यह हमारा रॉल्ट्स लॉ था। इतना चीजें आपको एग्जाम में लिखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कभी इसका ग्राफ भी पूछा जाता है। प्यारे बच्चों, ग्राफ बनाने के लिए जबरदस्त ट्रिक है। ऐसी लाइन को ड्रा करो, इस तरह लाइन बनाओ, यहां से लाइन बनाओ। क्या इतना आप कर सकते हो ना? अरे बोलो ना सी, लाइक दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, कमेंट लिखो। याद रखना, ये आपका एक बेचा हुआ हाथ हमारी जिंदगी होगा। चलो भाई, अब कैसे ग्राफ को बनाएंगे? यहां मैंने XA का वैल्यू रखा। अगर XA 1 रखूंगा तब प्रेशर होगा PA नॉट। कुछ ही मिनट पहले बोला था A का पार्शियल प्रेशर होगा। अगर XB का वैल्यू 1 रखूंगा तब प्रेशर होगा PB नॉट का। इस वाले केस में XA को 1 रखो तब प्रेशर होगा PA नॉट का। यहां XB का वैल्यू 1 रखो तब प्रेशर होगा PB नॉट का। अरे अगर XA 1 है तो XB 0 होगा, अगर XB 1 है तो XA 0 होगा, क्योंकि XA प्लस XB का सम हमेशा 1 के बराबर होगा। अगर एक 1 होगा दूसरा 0 होगा। क्या मेरी बात समझ आई है प्यारे बच्चों? अब क्या करना है? इतना काम आपने कर दिया। यहां से लाइन को ड्रा करो नीचे की तरफ, यहां से लाइन को ड्रा करो ऐसे, यहां इन दो को जोड़ो, रॉल्ट्स लॉ का ग्राफ आ गया। अगर A 1 होगा तब PA नॉट होगा, अगर B 1 होगा तब PB नॉट होगा। यहां से लाइन ड्रा कर, यहां से लाइन ड्रा कर। ये जो लाइन है ये PA के प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा, ये लाइन PB के प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा, ये टोटल प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा। इसी को हम रॉल्ट्स लॉ कहते हैं। अब यही से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, जल्दी से नोट करो। धन्यवाद। आओ प्यारे बच्चों, अब यहां से दो सॉल्यूशन की बात होगी। एक है हमारा आइडियल सॉल्यूशन, एक है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन की बात होगी। ऐसे हम क्या करेंगे, इस साइड हम आइडियल सॉल्यूशन को लिखेंगे, दूसरे साइड हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन को लिखेंगे, इस साइड हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन को रखेंगे। अब सुना, कुछ ही मिनट की बात है, आप इसमें भी मास्टरपीस बन जाओगे। देखना क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है और एक साइड से नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन है एक साइड से नॉन, वो सॉल्यूशन जो रॉल्ट्स लॉ को ओबे करेगा उस सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे, दैट सॉल्यूशन विच ओबे रॉल्ट्स लॉ, दैट सॉल्यूशन विच ओबेज रॉल्ट्स लॉ, विच ओबेज रॉल्ट्स लॉ, जो रॉल्ट्स लॉ को ओबे करेगा, विच ओबेज रॉल्ट्स लॉ। और सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन कहते। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो है जो रॉल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करेगा, दैट सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे रॉल्ट्स लॉ, दैट सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे रॉल्ट्स लॉ, which does not obey Rolte's law.
उस सॉल्यूशन को हम प्यारे बच्चों क्या कहेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रॉल्ट्स लॉ ओबे करने का मतलब क्या है? जो PA का वैल्यू होगा वो इक्वल आना चाहिए PA नॉट XA के। जो PB का वैल्यू है वो इक्वल आना चाहिए PB नॉट XB के। जो P टोटल का वैल्यू है वो इक्वल आना चाहिए PA प्लस PB के। अगर किसी सॉल्यूशन में PA इक्वल आया PA नॉट XA के, PB इक्वल आया PB नॉट XB के, P इक्वल आया PA प्लस PB के, उस सॉल्यूशन को हम कौन सी सॉल्यूशन कहेंगे? रॉल्ट्स लॉ। और भाई साहब, डज नॉट ओबे करने का मतलब क्या है? डज नॉट ओबे करने का मतलब क्या है? इसमें PA बराबर नहीं होगा PA नॉट साई के, PB बराबर नहीं होगा PB नॉट साई B के। उस वाली सॉल्यूशन को हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। इसमें PB का वैल्यू डज नॉट इक्वल होगा PB नॉट साई B के। इसमें P टोटल का वैल्यू डज नॉट इक्वल होगा PA प्लस PB के। दैट सॉल्यूशन इज नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तीसरा पॉइंट क्या है? जो ये आइडियल सॉल्यूशन है इसमें वॉल्यूम मिक्सिंग का वैल्यू यानी डेल्टा V मिक्सिंग का मतलब है वॉल्यूम मिक्सिंग वो 0 के बराबर होता है। इसमें डेल्टा S मिक्सिंग का वैल्यू वो किसके बराबर होता है? वो 0 के बराबर। जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है इसमें डेल्टा S मिक्सिंग का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। इसमें वॉल्यूम मिक्सिंग का वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0। उस सॉल्यूशन को हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अब जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो, लास्ट पॉइंट है। हमने आइडियल और नॉन आइडियल को भी कंप्लीट किया है। अब क्या होता है प्यारे बच्चों, ये मैंने कंटेनर लाया है, इसमें सोलूट रखा, सॉल्वेंट रखा AA, इसमें सोलूट डाला BB। हाँ बताओ, इस सोलूट के साथ BB के साथ आपस में इंटरेक्शन होता है। इस सॉल्वेंट के बिटवीन इंटरेक्शन होता है। इस सोलूट सॉल्वेंट के बिटवीन इंटरेक्शन होता है। प्यारे बच्चों, वो सॉल्यूशन जिसमें सारी इंटरेक्शन सेम होगा, जो सोलूट के बिटवीन इंटरेक्शन होगा, वही सोलूट सॉल्वेंट के बिटवीन इंटरेक्शन होगा, वही सॉल्वेंट के बिटवीन इंटरेक्शन होगा, और सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। क्या बोलूंगा मैं फिर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? हम कहेंगे सोलूट इंटरेक्शन। फिफ्थ पॉइंट बोलेंगे सोलूट इंटरेक्शन, सोलूट इंटरेक्शन, सोलूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सोलूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सोलूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन and solvent interaction and solvent interaction are same। solvent interaction वो सारे सेम होते हैं। उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं, कौन सी सॉल्यूशन बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। इसमें क्या होते हैं? इसमें डिफरेंट इंटरेक्शन होती है, इसमें इंटरेक्शन डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट इंटरेक्शन होती हैं। इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब कभी एग्जाम्पल आएगा, आइडियल सॉल्यूशन कौन से ऑब्जेक्टिव बनाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल सॉल्यूशन? याद रखना, जिनका नाम का पार्ट मिलता जुलता है, जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। इसमें बेंजीन का पार्ट मिल रहा है ना,
इस वाली सॉल्यूशन को टिक करो, ये आइडियल सॉल्यूशन है। अरे क्या मैंने बोला है, मैंने बोला आपको कोई सॉल्यूशन आया, एग्जामिनर ने पूछा है क्या ये आइडियल सॉल्यूशन है या नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। आइडियल सॉल्यूशन का नाम का पार्ट मिलेगा, अगर कोई पार्ट नाम का मिला टिक कर देना आइडियल सॉल्यूशन। इसी तरह ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। किस किस में? एक होता है शोविंग पॉजिटिव डिविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डिविएशन। एक ऐसा है जो पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा, नॉन आइडियल डिविएशन शोविंग पॉजिटिव डिविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डिविएशन। पहला है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डिविएशन, शोविंग पॉजिटिव डिविएशन। जो पॉजिटिव डिविएशन दिखाएगा, शोविंग पॉजिटिव डिविएशन, उसको हम प्यारे बच्चों कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव। जो नेगेटिव डिविएशन दिखाएगा तो फिर हम लिखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिविएशन, शोइंग नेगेटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन। देखो प्यारे बच्चों इसको कैसे याद करते हैं। अगर डेल्टा एच मिक्सिंग का या डेल्टा वी मिक्सिंग का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया, उस नॉन आइडियल सॉल्यूशन को पॉजिटिव डिविएशन वाली कहते। अगर डेल्टा एच मिक्सिंग का वैल्यू 0 से बड़ा आया, 0 से बड़ा आया, उस नॉन आइडियल सॉल्यूशन को पॉजिटिव डिविएशन वाली। अगर डेल्टा एच मिक्सिंग का वैल्यू लेस देन 0 आया, डेल्टा वी मिक्सिंग का वैल्यू लेस देन 0 आया, उस सॉल्यूशन को हम नेगेटिव डिविएशन वाली कहते हैं। इतना तो आपको याद रखना है, और ज्यादा इसमें याद नहीं कर, इसमें इससे ज्यादा बोर्ड के एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। एग्जाम्पल पूछ सकता है जिन भी डिविएशन में, जनरली जिन में अल्कोहल दिखेगा, जिन भी एग्जाम्पल में अल्कोहल दिखेगा, याद रखना CS2 दिखेगा, क्लोरोफॉर्म दिखेगा, वो जनरली पॉजिटिव डिविएशन वाली होगी। जिनमें एसिड दिखेगा, एसिड, वो जनरली नेगेटिव डिविएशन वाली होती हैं। एक और क्वेश्चन हमने डन कर दिया जो आपके बोर्ड के लिए होता है। आओ प्यारे बच्चों नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। आओ प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर तैयार रहना, कुछ ही मिनट की बात है। आपका एक चैप्टर कंप्लीट होने वाला है जहां से आपके बोर्ड में 7 क्वेश्चन 7 मार्क्स पूछे जाते हैं। यानी क्या पूछा जाएगा? 5 मार्क्स का क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन। आओ दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब है टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है नीट में, किन प्रॉपर्टी को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, और आप इन प्रॉपर्टी के नाम बता दीजिए। ये क्वेश्चन लास्ट बचा है। इतना अगर आपने कर लिया आपके एग्जाम में, आपको मुबारक हो, आपके सॉल्यूशन के 7 मार्क्स मिल गए भाई, मिल गए। मैंने पहले ही कहा था, अब आपके घर में आपके साथ विद्यापीठ के टीचर तब तक साथ रहेंगे जब तक आपके बोर्ड में 90% मार्क्स ना आए इंशाअल्लाह। लद्दाख वालों बच्चों खुश हो जाओ, करगिल वाले बच्चे खुश हो जाओ, लेह वाले बच्चे खुश हो जाओ, कश्मीर के बच्चों खुश हो जाओ। अब के यहां पे पूरे बोर्ड, जम्मू कश्मीर के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की 12th केमिस्ट्री सारे सब्जेक्ट का यूनिवर्सल 1 शॉट सीरीज आपके साथ आ गया है। और दोस्तों प्यारे बच्चों, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है सॉल्यूशन की जो डिपेंड करता है आपने कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डाला है।
उनका कोई लेना देना नहीं होता है आपने कौन सा सोल्यूट डाला। ना 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 ना, अरे भाई वो डिपेंड करती है कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डाला। उन्हीं प्रॉपर्टी को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या लिखेंगे, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depends on the number of solute particle and are independent on the nature of solute। उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। सॉल्यूशन की वो वाली प्रॉपर्टी जो डिपेंड करेगा आपने कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डाला है, कितना चीनी आपने डाला है, कितना यूरिया आपने डाला है, यूरिया डाला है चीनी डाला, उनको उससे लेना देना नहीं है। कितना अमाउंट आपने डाला, 10 ग्राम डाले 20 ग्राम डाले, जो प्रॉपर्टी अमाउंट पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सोल्यूट से कोई लेना देना नहीं है। ऑन प्रॉपर्टी को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते। क्वेश्चन आता है व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताओ। हमारे पास 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऐसे लिखेंगे, देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहला है, जो पहली प्रॉपर्टी है जिसको हम यहां पे डिस्कस करेंगे भाई, वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरी प्रॉपर्टी वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। प्यारे बच्चों, बोर्ड का क्वेश्चन, बोर्ड का पेपर हो और उस पेपर पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन ना हो, आप समझ लेना ये पेपर नकली है। आप समझ लेना पेपर नकली है। वो कंफर्म होगा, कुछ भी हो जाए आपका बोर्ड का पेपर में इनमें से कोई ना कोई प्रॉपर्टी पूछी जाती। आओ हम, इतना तो क्वेश्चन डन हुआ, आओ डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 से। सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को पहली प्रॉपर्टी हम स्टार्ट करते हैं। क्या हो रहा है? वेपर प्रेशर, ये पहली प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। प्यारे बच्चों, आपको पता है अगर मैंने कंटेनर लिया है, इस कंटेनर में हमने कोई लिक्विड रखा था, कोई लिक्विड रखा था, उसका कुछ ना कुछ प्रेशर था। जब हम इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट उसको कहते हैं
जिसके वेपर नहीं बनेंगे, जैसे यूरिया डाला, जैसे NaCl डाला, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को डाला, जो इसका वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज होगा, उसी डिक्रीज को हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड, किसी भी सॉल्वेंट को आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, जो उसका वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज होगा, और उस डिक्रीज इन वेपर प्रेशर को हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। क्या बोलेंगे? व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडिड, व्हेन non-volatile solute is added, solute is added to this solvent, is added to the solvent, to the solvent, it is vapor pressure, it is vapor pressure, pressure decreases, it is vapor pressure decreases. This decrease in vapor pressure, this decrease in vapor pressure, this decrease in vapor pressure is known as lowering of vapor pressure. उसी डिक्रीज इन वेपर प्रेशर को हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जो मेरे पास सॉल्वेंट था उसके वेपर प्रेशर को मैं डिनोट करता हूं P0 से, प्योर था। जब अब मैंने वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है, यहां पे हमारी सॉल्यूशन बन गई। उस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को मैं डिनोट करता हूं P से या PS से। दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्ट। आपको पता है जो ही हमने सोल्यूट को ऐड कर दिया, इसका वेपर प्रेशर अब डिक्रीज होगा, तो PS का वैल्यू कम होगा, P0 का वैल्यू ज्यादा होगा। इसी डिफरेंस को हम डेल्टा P से लिखते। दिस डेल्टा P इज नोन एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वो डेल्टा P किसके बराबर आएगा? P0। सॉल्वेंट प्योर का वेपर प्रेशर ज्यादा था, आपने सोल्यूट ऐड कर दिया, कम हो गया, PS का वैल्यू कम है। इसी डेल्टा P को हमने P0 माइनस PS से लिखा। दिस डिफरेंस इज नोन एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आप एग्जाम में इससे लिख लेना, दिस P0 इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। दिस PS इज द, जो ये PS है ये वेपर प्रेशर है किसका प्यारे बच्चों? ये वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का। अरे भाई समझ आ रहा है? ये किसका वेपर प्रेशर है? सॉल्यूशन का। ये सॉल्यूशन, व्हाट इज डेल्टा P? इट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये जो डिक्रीज वेपर प्रेशर हुआ है उसी को हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। इसको किससे लिखते हैं? डेल्टा P से। अगर इसी डेल्टा P को मैं डिवाइड करूंगा, इस डेल्टा P को हमने डिवाइड बाय किया P0 से, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से, इस टर्म को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मैं पूरा लिखूंगा, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस टर्म को ही हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या मेरी बात समझ आई है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एज पर एनसीईआरटी वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। भाई साहब यही हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। मुझे लगता है आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समझा।
हमने कंटेनर लिया, इसमें वाटर को रखा था, उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर था, अब हमने उसमें सोलूट को ऐड कर दिया, वो भी नॉन वोलेटाइल वाला, उसने उसके वेपर प्रेशर को डिक्रीज किया, उस डिक्रीज इन वेपर प्रेशर को हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। उसी डेल्टा पी को पी नॉट से डिवाइड करो, वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा। वो क्या होगा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुने। अब आगे जाके इसकी डिराइवेशन भी पूछी जाती है, वो भी कैलकुलेट करना होता है प्यारे बच्चों। यहां से हम डिराइवेशन की बात करेंगे। आओ प्यारे बच्चों, अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से पूछा जाता है। बोर्ड का पेपर हो और ये क्वेश्चन ना आए, आप समझ लेना नकली पेपर है। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा चुका। अब कैसे करते हैं इसको? सबसे पहले आप क्या काम करोगे, आप इस बॉइलिंग पॉइंट को डेफिनेशन दोगे। देखो क्या होता है, मैंने यहां पे कंटेनर लिया है, यहां पे मैंने कंटेनर लिया, इसमें लिक्विड रखा है, इसका कुछ ना कुछ प्रेशर है, मान लीजिए मैं एज्यूम करता हूं 0.4 है, बाहर वाला जो प्रेशर है वो 1 atm है। मैं चाहता हूं इस लिक्विड का प्रेशर जो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके बराबर आ जाए, उसके लिए हमें इसको हीट करना पड़ेगा। ये बढ़ता जाएगा, हीट करने से ये 0.4 से 0.6 होगा, 0.6 से 0.8 होगा, एक टाइम आएगा ये 1 atm के बराबर आएगा। वो टेम्परेचर जिस पे इसका वेपर प्रेशर बाहर वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आएगा, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। पहले डेफिनेशन में लिखेंगे, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to the atmospheric pressure, equal to the atmospheric pressure। उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अगर अब हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 1 atm डिफाइन किया है, तब इस बॉइलिंग पॉइंट को हम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। अगर 1 atm मान लिया, उस टाइम हम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। जनरली हम 1 atm को ही कंसिडर करके जाते। अब दोस्तों, अब क्या होता है, कहानी क्या है, यहां पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ लेना, बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है, बहुत अच्छी तरह से समझ। अब मैंने इसी लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है। अभी भी मैंने कहा था नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मतलब जिसके हम वेपर नहीं बनाएंगे, चाहे यूरिया हो या ग्लूकोज हो, चाहे NaCl। अब जब मैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करूंगा, उस ऐड करने से जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होगा। अरे भाई आप बताओ, जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया था कुछ मिनट पहले इसका 0.4 अपना प्रेशर था atm में, अब जब वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया प्रेशर और डिक्रीज होगा। यहां से हम कहेंगे ओ टेम्परेचर को लाओ ताकि प्रेशर 1 atm के बराबर होगा। इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। इससे इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट को हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या लिखेंगे, अब किस तरह इसको लिखना है एग्जाम में, यहां से देख लीजिए। आप एग्जाम में ऐसे लिखोगे,
on addition of non-volatile solute, on addition of non-volatile solute, non-volatile solute, volatile solute to the solvent, to the solvent, its vapor pressure decreases, इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, therefore बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, या सो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो भाई साहब क्या होगा, इंक्रीज होगा। अरे भाई बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, इंक्रीज होने को इलिवेशन कहते हैं। दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज, दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज, boiling point is known as elevation in boiling point, is known as elevation in boiling point, इसी को हम कहेंगे elevation in boiling point। अब आप ही बता दीजिए, ये पहला था, स्टार्ट में ये था, इसका बॉइलिंग पॉइंट मैंने TB नॉट लिखा, ये प्योर था। जब हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने से यहां सॉल्यूशन बना, नॉन वोलेटाइल ऐड करने से यहां सॉल्यूशन बना, इसका बॉइलिंग पॉइंट TB है। हाँ क्या हुआ, यहां पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ। अब बताओ, ये तो TB नॉट था, ये बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का था, ये TB है, ये बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का होगा, जिसमें क्या ऐड हुआ है, जिसमें क्या ऐड हुआ है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हुआ। बेटा एक बार मुझे बताओ, अगर इसका 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट था, इसमें 100 होगा या 100 से ज्यादा होगा, 100 से ज्यादा ही होगा, मैंने 102 लिखा, तो बड़ा वाला वैल्यू कौन है, TB नॉट बड़ा है या TB है, TB बड़ा है। अब बड़े को माइनस छोटा करो, आपको जो डिफरेंस आएगा उसी डिफरेंस को हम डेल्टा TB से लिखते हैं, और इस डेल्टा TB को हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इतना तो आपको काम करना पड़ेगा 5 मार्क्स लाने के लिए। डेल्टा TB किसके बराबर आया, TB माइनस TB नॉट आया। अब सुनो एक्सपेरिमेंटली क्या हुआ है, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है, ये जो डेल्टा TB है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी होता है, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया। अरे प्रोपोर्शनल को खत्म करो तो डेल्टा TB किसके बराबर आएगा, एक कांस्टेंट रखते हैं KB, इंटू लेते हैं M, इस KB को हम मोलर इलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं, मोलर इलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। ये याद रखना, एक बार ये भी पूछा गया था, इस KB को हम मोलर इलिवेशन कांस्टेंट। अब आ जाओ प्यारे बच्चों, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हम मोलर मास को कैलकुलेट करते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में होता है, आप बताओ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है और आप मोलर मास को कैसे कैलकुलेट करो। कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब मोलर मास ऑफ सोल्यूट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो दोस्त बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। अभी कुछ मिनट पहले मैंने फार्मूला बनाया, हाँ यस, मेरे साथ एक बार बता दीजिए क्या बनाया। जो डेल्टा TB का वैल्यू है वो इक्वल होता है KB इंटू M। क्या मैंने स्टार्ट में मोलैलिटी को सिखाया था, यस सर सिखाया था। मोलैलिटी किसके बराबर होता है, WB अपॉन MB इंटू 1000 बटे होगा WA, लेकिन किसमें, ग्राम में। बस वैल्यू को उठाओ, यहां पे पुट करो, आंसर बताओ। तो भाई साहब डेल्टा TB का वैल्यू क्या आएगा, KB अपनी ही जगह है, M के बदले WB डिवाइड बाय MB
इंटू आया 1000 डिवाइड बाई WA, ये किस में आया? ग्राम। वैल्यू को पुट किया। अब कुछ नहीं करना है, इस MB को यहां पे ले आओ, डेल्टा TB को यहां पे ले आओ। बताओ मोलर मास MB किसके बराबर आएगा? वो इक्वल आएगा KB इंटू WB डिवाइड बाय आएगा डेल्टा TB इंटू आएगा 1000 डिवाइड आएगा WA ग्राम। भाई साहब यही से हमारा मोलर मास निकल गया सोलूट का। ये कहानी खत्म है। इसको हम इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते। अब आपके देखो इसमें इतना ही नहीं है, आपने पढ़ाओगे बहुत कुछ है, लेकिन आपके बोर्ड के लिए इतना ही है, इतना भी पढ़ोगे काफी। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर बात करते हैं, वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। देखो प्यारे बच्चों क्या होता है, अब मैंने वापस से कंटेनर लिया है, इसमें मैंने वाटर को रखा है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट आपको तो याद होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। यस है। अब मैं इस बार क्या करता हूं, मैं इस वाले में भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करता हूं। मैंने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया है। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने के बाद यहां पे मैंने सॉल्यूशन को बनाया है, ये बाय सॉल्यूशन बनाया है ऐसे करके। इस वाले का जो ये प्योर सॉल्वेंट था उसके फ्रीजिंग पॉइंट को मैंने TF0 से रखा। जो मैंने सॉल्यूशन बनाया इसके फ्रीजिंग पॉइंट को TF से रखा है। इतना तो डन है ना। अब बताओ, जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा, फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। इससे डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहेंगे? ऑन एडिशन ऑफ, जब हम ऐड करेंगे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, on addition of non-volatile solute, on addition of non-volatile solute, addition of non-volatile solute, volatile solute, the vapor pressure of solvent decreases. सीधा लिखो, the freezing point of solvent decreases. This decrease in freezing point is known as depression in freezing point. Is known as depression in freezing point. इसी डिक्रीज फ्रीजिंग पॉइंट को हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। असल में क्या होता है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होता, फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता। इसी डिक्रीज को हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम डिनोट करते हैं डेल्टा TF से। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा TF। इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा TF से। अरे भाई आप ही बता दीजिए, आप मुझे बताओ बड़ा वैल्यू किसका होगा? अगर ये 0 डिग्री है, सॉल्यूशन का 0 डिग्री से भी कम होगा तो TF0 का वैल्यू बड़ा होगा, प्योर सॉल्वेंट का बड़ा होगा, सॉल्यूशन का छोटा होगा। बड़े को माइनस छोटा करना। अब एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, ये जो डेल्टा TF है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी होता है। जैसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से पहले इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी है। सेम ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अरे प्रोपोर्शनल साइन को हटाओ, डेल्टा TF किसके बराबर आएगा? ये KF इंटू M।
सर इस केएफ को क्या कहते हैं? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। क्या मेरी बात समझ आए? अच्छा, एक बार ये भी क्वेश्चन आया है, प्रूव करो कैसे ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। मुझे बताओ, ये जो डेल्टा टीएफ है किस पे डिपेंड करता है? मोलालिटी पे। मोलालिटी का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसलिए नंबर पे डिपेंड करता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या ये पॉइंट समझ आया? अब हम इसी से कैलकुलेशन करेंगे मोलर मास को। कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास ऑफ सोल्यूट को प्यारे बच्चों कैलकुलेट करें। देखो क्या करना है। कुछ ही मिनट पहले मैंने बोला डेल्टा टीएफ का वैल्यू किसके बराबर है? ये के एफ ए इंटू एम है, तो के एफ लिखा, एम मोलालिटी है। मोलालिटी का मतलब गिवन मास ऑफ सोल्यूट, डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी, 1000 डिवाइड बाई डब्ल्यू ए ग्राम। अरे कुछ नहीं करना, इस एमबी को डेल्टा टीएफ के पास ले जाओ, डेल्टा टीएफ को एमबी के पास ले जाओ, आंसर आ गया। तो फिर मोलर मास ऑफ सोल्यूट क्या बनेगा? वो बनेगा के एफ इंटू डब्ल्यू बी डिवाइड बाई डेल्टा टीएफ इंटू 1000 डिवाइड बाई डब्ल्यू ए। किस में होगा? ग्राम में होगा। क्या मेरी बात समझ आई है? ये हमने किसको कैलकुलेट किया? मोलर मास ऑफ सोल्यूट को। 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई है। अब 4th कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जिसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, जिसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ये 4th कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कुछ ही मिनट के बाद आपका पहला चैप्टर कंप्लीट 7 मार्क्स मिल गए, जिसने इस वाले लेक्चर को अच्छी तरह से नोट बना रखे। आओ दोस्तों, ऑस्मोटिक प्रेशर को समझाते। भाई मैंने क्या किया, एक बड़ा सा कंटेनर, इस कंटेनर के बीच में एक इस तरह का मेम्ब्रेन रखा, इसको हम एसपीएम कहते हैं। एस का मतलब सेमी, पी का मतलब परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? सबसे पहले लिखेंगे हम एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इट ओनली अलाउ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। ये किन को अलाउ करता है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को। अब देखो क्या काम करना है। इसी में हमने एक साइड से प्योर सॉल्वेंट रखा है, इस साइड मैंने ऐसे बना दिया, इस तरह मैंने प्योर सॉल्वेंट रखा, बिल्कुल पानी है ऐसे। यहां से प्योर सॉल्वेंट रखा गया, ये भाई साहब, अरे नहीं, चलो यहां से हमने प्योर सॉल्वेंट को रखा गया। इस साइड हमारा प्योर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट वाला पार्ट है। इस साइड की बात करें, इस साइड जो मैंने रखा है, इस साइड सॉल्यूशन को रखा है। ठीक है ना? यहां पे सॉल्यूशन हमने रखा, यहां से सॉल्यूशन को रखा, इस साइड मैंने सॉल्यूशन को रखा। अब देखो क्या, किस साइड ज्यादा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होंगे? इस साइड या इस साइड? इस साइड तो कुछ ना कुछ पार्ट ऐसा होगा, इस साइड तो सोलूट भी है, सॉल्वेंट भी है, ये सारा का सारा साइड सॉल्वेंट है, इसलिए मॉलिक्यूल मूव करेंगे इस साइड से यहां की तरफ, सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। इसी फिनोमेना को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोटिक, OS MOTS। देन हुआ, ओके। अब सुनो क्या,
अब क्या हो रहा है, इस साइड जो ये सॉल्यूशन साइड है, इस साइड हमने क्या किया, इस साइड हमने प्रेशर को अप्लाई किया है ताकि ये कोई भी यहां से यहां ना आए, ऑस्मोसिस को स्टॉप करे। जो प्रेशर इस साइड अप्लाई हुआ है उसी प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या लिखेंगे आप? द प्रेशर must be applied solution side to set up osmosis is known as osmotic pressure, is known as osmotic pressure। जो इस साइड आपने अप्लाई किया, अभी मॉलिक्यूल यहां से यहां की तरफ शिफ्ट कर रहे थे, आपने इस साइड से अप्लाई प्रेशर किया ताकि यहां से यहां कोई ना आया, इनका स्टॉप बंद हो जाएगा, उसी प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इस ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट करते हैं पाई से, और भाई साहब ये जो पाई है ये बराबर होता है CRT के बराबर होता है। पाई इज इक्वल टू CRT। C क्या है? कंसंट्रेशन। R क्या है? गैस कांस्टेंट। T क्या है? टेम्परेचर। अब सुनो भाई, तुझे पता है जो कंसंट्रेशन है वो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू RT। क्या मैं V को इससे ले सकता हूं? ले जाओ साइड में V को, ले जाओ साइड में V को। बता पाई, पाई किसके बराबर आएगा? पाई V, वो इक्वल आएगा nRT के बराबर। पाई V किसके बराबर आए? nRT के बराबर। अब बस इसी फार्मूला को याद करना है और इसी पे हम मोलर मास, इसी से हम मोलर मास कैसे निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास को देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास को देखो प्यारे बच्चों, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। देख प्यारे बच्चों, यहां से क्या करेंगे, आपने पाई वी को देखा, वो किसके बराबर आया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और साथ में RT। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर होता है? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास और बाय सब साथ में RT। क्या इस मोलर मास को यहां पे ले सकता हूं मैं? लीजिए, मोलर मास को यहां पे लीजिए। वही मोलर मास किसके बराबर आएगा? WB पाई V और साथ में RT। ये हमारा मोलर मास का कैलकुलेशन होगा। क्या मेरी बात समझ आई है? अब जिन सॉल्यूशन का, छोटी छोटी टर्म्स पूछ सकता है एक मार्क्स का, किसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम। जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा उसको हाइपरटोनिक कहते हैं, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उसको हाइपोटोनिक कहते हैं। अरे बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डन हुई, इनसे एक ने क्वेश्चन बोर्ड में आता है। अब लास्ट टॉपिक है और पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ है, वो है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास लास्ट टॉपिक है। इसके साथ ही खत्म हुई कहानी, चैप्टर कंप्लीट हो गए। आओ दोस्तों, इस एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को सीखते हैं। लास्ट टॉपिक है प्यारे बच्चों, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। आपको पता है, आपने दो तरीके हैं मास को कैलकुलेट करने का। एक आप जो भी हमने फार्मूला पढ़ी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, एक वैसे कैलकुलेट करो, इसको थ्योरेटिकल वैल्यू कहेंगे। एक आप लैब में जाओ, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करो, इसको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कहेंगे। जो उन दो में डिफरेंस आएगा उसी मास को हम कहेंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास।
आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से भी मास को कैलकुलेट किया है, आपने एक्सपेरिमेंटली भी मास को कैलकुलेट किया है। जो डिफरेंस आएगा मास का, उस मास के डिफरेंस को हम एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। द डिफरेंस ऑफ मास, द डिफरेंस ऑफ मास calculated from theoretical value and observed value or experimental value, उसी डिफरेंस को हम कहते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। द डिफरेंस ऑफ मास कैलकुलेटेड फ्रॉम थ्योरेटिकल वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज नोन एज, उसको हम प्यारे बच्चों कहते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास। कुछ ऐसे सोल्यूट होंगे जिसमें डिसोसिएशन नहीं होगा, जिसमें एसोसिएशन नहीं होगा। जैसे यूरिया के एग्जांपल है, यूरिया का जो थ्योरेटिकल मास होगा वही सेम होगा जो आप कैलकुलेट करोगे ऑब्जर्व्ड मास, जो आप एक्सपेरिमेंटली मास चेक करो। लेकिन जिनमें डिसोसिएशन होगा या एसोसिएशन होगा उनमें मास का गड़बड़ होगा। उसी गड़बड़ वाले मास को हम एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। इसके लिए दो रीजन है। पहला रीजन है या डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट होगा, या डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट होगा, डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट होगा। दूसरा रीजन है या एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट होगा, एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट होगा। डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट या एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट। डिसोसिएशन से क्या होगा प्यारे बच्चों? सबसे पहले बात करेंगे हम डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट की, डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट की बात करेंगे। आपकी बस एग्जांपल में दे रहा हूं, मैंने NaCl का एग्जांपल दिया है। NaCl का वो टूट जाता है किस में? Na+ में और Cl नेगेटिव में। इस डिसोसिएशन होने से क्या हुआ? नंबर ऑफ पार्टिकल तो बढ़ गए। नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ने से जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो बढ़ेगा, लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मास के इनवर्स होता है। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा जो मास का वैल्यू कम आएगा। क्या कहेंगे? ड्यू टू डिसोसिएशन, ड्यू टू डिसोसिएशन number of particle increases, number of particle increases, particle increases, उससे क्या होगा? colligative property increases, colligative property increases। सर colligative property increase होने से क्या होगा? therefore जो हमारा मोलर मास है वो डिक्रीज होगा, जो हमारा मोलर मास है वो डिक्रीज होगा। क्या समझ आया? देखो ये टूट गया, टूटने से जितने ज्यादा पार्टिकल आएंगे ना उतना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू ज्यादा होगा। जितना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू ज्यादा होगा उतना मोलर मास का वैल्यू कम आएगा, उतना मास डिक्रीज होगा। एसोसिएशन से क्या होगा? अब अगर एसोसिएशन की बात करेंगे, अब अगर एसोसिएशन की बात करेंगे, एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट से क्या होगा? भाई क्या होने वाला है? देखो प्यारे बच्चों, एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट से क्या होगा? जो नंबर ऑफ पार्टिकल ये n टाइम्स a था, बहुत सारे थे, वो जुड़ के n बना दिया, उन्होंने जोड़ के n बना दिया। जो पार्टिकल है वो पार्टिकल डिक्रीज हो गए, डिक्रीज होने से जो मास का वैल्यू आएगा वो तो ज्यादा आएगा। क्या 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 क्या? ड्यू टू एसोसिएशन,
ड्यू टू एसोसिएशन the number of particles decreases। अच्छा, वो तो कम हो गए, उससे क्या होगा, जो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो भी डिक्रीज होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज होगा। उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के डिक्रीज होने से जो मास था वो बढ़ेगा, therefore molar mass increases, molar mass increases। अब लास्ट छोटा सा पॉइंट इसी के रिलेटेड होता है, वो होता है भाई साहब वांट ऑफ फैक्टर को निकाल, डिसोसिएशन के लिए, एसोसिएशन के लिए। क्या इतना समझ आया है? डिसोसिएशन से पार्टिकल बढ़ेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा, मास कम आएगा। एसोसिएशन से पार्टिकल कम होंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगा, मास का वैल्यू ज्यादा आएगा। अब सुनो क्या है डिसोसिएशन के लिए, आय सर ये क्या लिखा, वांट ऑफ फैक्टर लिखा, ये वांट ऑफ फैक्टर लिखा, वांट ऑफ फैक्टर। इस वांट ऑफ फैक्टर को हम आई से डिनोट करते। अभी क्या होता है, ये क्वेश्चन में लिखा होता है डिसोसिएशन के लिए वांट ऑफ फैक्टर लिखो, एसोसिएशन के लिए वांट ऑफ फैक्टर। कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान। डिसोसिएशन के लिए क्या होगा, डिसोसिएशन के लिए क्या होगा, आई का वैल्यू वो इक्वल होगा एन अल्फा प्लस एन माइनस वन अल्फा, एन माइनस वन अल्फा, एन अल्फा प्लस एन माइनस वन, या सीधा हम अल्फा ही निकाल, पहले अल्फा ही निकाल। अल्फा इक्वल होता है, अगर डिसोसिएशन की बात होगी तो हम अल्फा का वैल्यू कैसे, व्हाट इज अल्फा, पहले सर ये अल्फा क्या होता है, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर एसोसिएशन होगा तब अल्फा होगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन, और एन क्या है, एन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में टूट गया है। तो डिसोसिएशन और एसोसिएशन के लिए वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू यहां से निकालते हैं, धन्यवाद। अब यहां पे क्या है, अगर डिसोसिएशन के लिए आई निकालना है, वो अभी मैंने कहा वो किसके बराबर होगा, एन अल्फा प्लस वन माइनस अल्फा। क्यों ऐसा एन अल्फा क्यों लिखा, क्योंकि वो डिसोसिएट करके बहुत सारे पार्टिकल बन रहे हैं एन टाइम्स। अगर एसोसिएशन होगा, अगर एसोसिएशन के लिए होगा भाई बिल्कुल आसान है, उस एसोसिएशन में एन से एन मॉलिक्यूल जुड़ गए, एक ही बन गए ना, हम कहेंगे वन से वन डिवाइड बाय एन बन गया, तो उसके लिए आई का वैल्यू क्या आएगा, वो आएगा वन डिवाइड बाय एन अल्फा प्लस वन माइनस अल्फा। प्यारे बच्चों ये हमारा सेशन था, ये वांट ऑफ फैक्टर था। इसके साथ ही हमने पहला चैप्टर कंप्लीट किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना और कमेंट लिख देना। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेशन में नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच। खुदा